इस वीडियो में हम लोग एडविन थम्बू का लिखा हुआ पोएम द एग्जाइल के बारे में जानेंगे। इसका समरी को डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और इसका हिस्टोरिकल जो बैकड्रॉप है और क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो भी हम लोग साथ में जानते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एडविन थम्बू को फादर ऑफ सिंगापुरियन लिटरेचर कहा जाता है। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एडविन थम्बू से पहले सिंगापुर का लिटरेचर किसी ने लिखा नहीं या उनसे ज़्यादा किसी और ने नहीं लिखा, बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज किए है सिंगापुरियन लिटरेचर को वर्ल्ड लिटरेचर के मतलब समक्ष, वो एडविन थम्बू है। तो सबसे प्रमुख या परिचित, ठीक है, फेस या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगापुरियन लिटरेचर यही है, इसलिए इनको फादर ऑफ सिंगापुरियन लिटरेचर कहा जाता है। अब ये एग्जाइल जो पोएम है, इससे आप टाइटल से ही समझ पा रहे होंगे कि किसी का बहिष्कार के बारे यहाँ पे बात किया जा रहा है। एग्जाइल इन द सेंस क्या कि देश निकाला, कि किसी को अगर पेनल्टी के तहत उसको अपना होमलैंड से, अपना होम कंट्री से बाहर निकलने का सजा सुनाया दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एग्जाइल। तो यहाँ पे किसका एग्जाइल का बात किया जा रहा है? एक रियल लाइफ हिस्टोरिकल पर्सन थे, टैन जिंग क्वी। ये भी आपका एक सिंगापुरियन लॉयर थे, पोएट थे, फिर आपका पॉलिटिकल मूवमेंट में भी ये शामिल थे। लेकिन इनको किया क्या गया था कि इनको 3 साल के लिए डिटेन कर लिया गया था और 1963 से लेके लगभग 1966 तक लगभग 2.5 साल या 2.25 साल तक इनको चाइना में एग्जाइल के लिए भेज दिया गया था। ठीक है, हालांकि चाइना में एग्जाइल में भी उनको काफ़ी सारा समस्या फेस करना पड़ा था। फिर जब वो उन्हें रिलीज़ वो हुए थे, फिर वो इंग्लैंड जाकर के लॉ में स्टडी किया और वापस जब यहाँ पे आए तब और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में डायरेक्ट रिलेटेड नहीं थे। तो उनका लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर के एडविन थम्बू ने यह पोएम लिखा है द एग्जाइल। इस पोएम का थ्रू ना ही सिर्फ आपको सिंगापुर और चाइना में उन दिनों के दौरान चलते हुए पॉलिटिकल समस्याओं के बारे में या अपहीवल के बारे में पता चलेगा, बल्कि जो एक ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था ना सिंगापुर का, तो उस कॉलोनाइजेशन के वजह से आदमी के दिमाग में क्या असर पड़ा है और कैसे कॉलोनाइजेशन के बाद इंडिपेंडेंस आने के बावजूद भी उस कॉलोनियल माइंडसेट का कुछ कुछ हिस्सा रह जाता है और वहीं बाद में पॉलिटिकल इंट्रीग का तहत सामने आता है। ये भी हम लोग को समझ में आएगा। ओके, आइए अब पोएम को शुरू करते हैं। ही वॉज नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, फॉर चेंज ऑफ प्रिंसिपल्स। तो वो जो है वो यानी यहाँ पे क्या, टैन जिंग क्वी, उन्हीं का मतलब हिसाब से स्टोरी को, कहानी को बताया जा रहा। तो वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने थे और ना ही वो अपने प्रिंसिपल को चेंज करने के लिए बने। जैसे हाल फिलहाल मॉडर्न पॉलिटिक्स में होता है कि जैसे ही किसी को अपना सुविधा दिखा तो वो तुरंत अपना जो मतादर्श है, जो आइडियोलॉजी है, वो चेंज कर लेता है। जैसे आजकल पार्टी आदमी बदलते रहता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस अपना फायदा होना चाहिए, आइडियोलॉजी किया गोली मार दें। तो इस तरीके का व्यक्ति वो नहीं था, वो हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं था, वो अपने प्रिंसिपल्स को बदलने वाला नहीं था, आइडियोलॉजी को मेंटेन करने वाला, एक ही मतादर्श में रहने वाला वो व्यक्ति था। अनहैप्पी डेज, मेजर सैक्रिफाइस, इवन अ बिग पार्ट इन अ ट्रेजेडी सीम्ड मोस्ट अनलाइकली। तो अनहैप्पी डेज या मेजर सेक्रीफाइस तो छोड़ ही दो, यानी जाहिर सी बात है कोई भी अगर पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल होगा तो उसको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, है ना। अपने ज़िंदगी तक का उसका बलिदान देना पड़ सकता है। छोटा छोटा जो कंफर्ट्स एंड लग्जरीज है उसका बलिदान तो देना पड़ता ही पड़ता है। अनहैप्पी डेज स्वाभाविक सा बात है, वो अगर मतलब पकड़ा गया तो उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ सकता है, दिक्कत परेशानी संभालना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ के लिए ना वो तैयार प्रस्तुत नहीं था। इवन अ बिग पार्ट इन ए ट्रेजिडी, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी उसके साथ कुछ गलत हो, ट्रेजिडी हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोबेबल था। ये काफ़ी ज़्यादा ये अटपटा लगता था सुनने में। वो व्यक्ति ही ऐसा था, कोई झूठ झमेले में नहीं रहने वाला, कोई 7-5 में नहीं रहने वाला, उसके साथ ये सब कुछ तो होना ही नहीं चाहिए, कभी कोई सोचा ही नहीं था होगा। देयर वॉज इन हिम अ कूल कॉन्फ्यूशियन स्माइल। उसके चेहरे पे हमेशा एक हल्का सा ठंडा सा कॉन्फ्यूशियन स्माइल रहता था। कॉन्फ्यूशियन इन द सेंस लाइक कॉन्फ्यूशियस। कॉन्फ्यूशियस एक रिलीजियस फिगर थे, एंशियंट चाइना में ये अपना रिलीजन प्रीच किया करते थे और ये हमेशा संयम के बारे, सेल्फ कंट्रोल के बारे सिखाते थे और धैर्य के बारे सिखाते थे। तो कन्फ्यूशियन स्माइल यानी ठीक वैसे इनके अंदर भी धैर्य था, संयम था, आत्मनियंत्रण था, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल था और बहुत ही ये अच्छे व्यक्ति थे, पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति थे। हमेशा होठों में हल्का हंसी रहता था। Some suitable history would have been a place in the family bank, consolidated by a careful match, a notable gain in family wealth, a strengthening of the clan. उनके लिए वो जिस हिसाब के व्यक्तित्व थे, जिस हिसाब का उनका माइंडसेट था, उनके लिए प्रॉपर हिस्ट्री क्या होना चाहिए था कि वो कैसे उनके जीवन व्यतीत होना चाहिए था
कि फैमिली बैंक में एक पोजीशन उनको मिल जाता। फैमिली बैंक इन द सेंस आप ऐसा भी मान सकते हैं कि उनका जो फैमिली है वो फाइनेंशियल या बैंकिंग एक्टिविटीज से मतलब जुड़ा हुआ था, इस ये भी एक मतलब निकाल सकते हैं। या फिर फैमिली का जैसे किसी किसी होता है ना कि पुश्तों से कोई कारोबार चला आ रहा है तो फैमिली बिजनेस में ही शामिल हो जाना, तो उस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि जनरली फैमिली के बाकी लोग भी जो फाइनेंशियल मतलब अर्निंग का रास्ता में जा रहे हैं वहीं कुछ अर्निंग का रास्ता में वो भी अपना शुमार हो जाए, अपना फैमिली ट्रेडिशन शामिल हो गए। तो ये होता उनके लिए एक ज़्यादा प्रिडिक्टेबल करियर पाथ। ठीक है, एक कोई केयरफुल मैच का साथ उनको मिल जाता। केयरफुल मैच इन द सेंस यहाँ पार्टनर का, मैरिटल पार्टनर का बात किया जा रहा है, जैसे एक उन्हीं का हिसाब का बिजनेस फैमिली का या कोई अच्छा भला कोई बीवी उनको मिल जाता, जिससे क्या होता नोटेबल गेन इन फैमिली वेल्थ, जिससे कि फैमिली में वेल्थ का भी इजाफा होता, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्लैन, और वो जो वंश से बिलोंग करते हैं, जो ट्राइब से, जो जात से, जो सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप जानती है कि बिजनेस फैमिली में जनरली जो शादियाँ होता है वो फिनेंशियल गेन को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादातर किया जाता है। जैसे एक बड़ा बिजनेस फैमिली है, उसके बेटा के साथ एक दूसरा बड़ा बिजनेस फैमिली है, उसका बेटी का शादी कर दिया तो क्या वो दोनों का ही बिजनेस में फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके का कुछ, ताकि फैमिली का फ़ायदा हो, अपने उस ग्रुप का फ़ायदा हो, अपना खुद का फ़ायदा हो और शांति से जीवन कटे, ये सब चीज़ अगर वो करते तो उनके लिए एकदम कैरेक्टर के साथ एकदम मैच खाता और उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। ये सब पॉलिटिक्स में जुड़ना, मूवमेंट करना, ये सब उनका काम था ही नहीं। एन ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी लॉन्जिविटी, एकदम सामान्य सा आम आदमी जैसा रहता है। ऑर्डिनरी लॉन्जिविटी मतलब नॉर्मल आदमी क्या जीवन जीता है, शांति से जीता है, ना तो उसको पॉलिटिकल मूवमेंट में भाग लेना होता है और ना तो अचानक से कोई आकर के गोली करके उसको उड़ा देगा, कोई बमबारी में वो जान उड़ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन रहता है। नॉर्मल आदमी बिना टेंशन का जिंदगी जैसे नॉर्मल सबका चलता है वैसे ही चलता है, वैसे ही उनका भी होता। ऑफ दीज थिंग्स हिज फादर सैडली ड्रीम्स, उनके जो पिताजी है यानी टैंग जिंगक्वी के पिताजी, वो सोचते थे, बहुत दुख लेके सोचते थे कि काश मेरे बेटे ने भी ऐसे ही ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल चुना होता, एक्सपेक्टेड लाइफस्टाइल चुना होता, जैसे पॉलिटिकल फसाद में वो नहीं पड़ा होता। ही वॉज नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, दोबारा ये बताया जाए, देखिए ये जो लाइन है ना, ही वॉज नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एज ए रिफ्रेन बार बार आते रहेगा। रिफ्रेन क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन को अगर पूरी पोएम का थ्रू आउट ज़्यादा बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, तो उसको कहा जाता है रिफ्रेन। अब दोहराया क्यों जा रहा है कि ये एक मेन आइडिया, ये की आइडिया है, बार बार ये रीडर को रिमाइंड कर दिया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट में जुड़ गए थे, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट का माइंडसेट इनका था नहीं, बाई चांस ये जुड़ गए थे और वो सब इनको सहना पड़ा जिसके लिए ये कभी प्रस्तुत ही नहीं थे और ना तो उनका माइंडसेट इनका कभी था। ही वाज जस्ट मेड अ सैक्रिफाइस। ओके, बड़े बड़े मास्टरमाइंड ऊपर गेम खेल गए और बलिदान इनको देना पड़ा। तो ये की नोट को बार बार बताया जा रहा है। ओके, he was not made for politics, but those days were China wrought, uncertain of loyalties, full of the search for a soul. ठीक है, लेकिन उन दिनों चारों तरफ क्या था, चाइना का एक जो पॉलिटिकल अपहीबल चल रहा था उससे सब कोई काफी प्रभावित था। सिंगापुर का भी जितने आदमी था, चाइना का भी जितने आदमी था, आपस में एक आइडेंटिटी क्राइसिस में वो लोग उलझे हुए थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम में उलझे हुए थे। अनसर्टेन ऑफ लॉयल्टीज, किसी को नहीं पता था कि किसका लॉयल्टी कब बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आजकल मॉडर्न पॉलिटिक्स में कैसा होता है कि अपना फायदा देखिए कभी भी पार्टी चेंज होता है, लॉयल्टी चेंज होता था, तो उस समय में भी वैसा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, कभी भी कोई भी अपना फायदा के हिसाब से पार्टी बदल ले रहा था, साइड बदल ले रहा था और सब कोई को क्या चाहिए था, अपना आइडेंटिटी का सर्च में सब कोई था, एक लाइफ का पर्पस का सर्च में सब कोई था कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरा आइडेंटिटी क्या है, क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ मुझे जाना चाहिए। चारों तरफ एक तो कंफ्यूजन का माहौल था। A pride out of ancestral agony, gunboat policy that nations breaking up. तो एंसेस्ट्रल अगोनी यानी ये सिर्फ ये मतलब एक जनरेशन को नहीं सहना पड़ रहा है, इससे पहले जनरेशन को भी ये दुख दर्द, ये आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हुए आना पड़ा है। प्लस ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन भी बहुत दिन तक झेलना पड़ा है सिंगापुर को। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये जो अत्याचार है, एक तो स्ट्रेस का अंदर जीने का एक ये जो कंपल्शन है, ये नया नहीं है, ये बहुत दिन से वो लोग सह रहे हैं। तो ये मतलब पेन इनका परिचित है। गन बोट पॉलिसी वही कॉलोनियल रूल को समझा रहा है कि ज़बरदस्ती करना, टॉर्चर करना, ठीक है, टॉर्मेंट करना, अपना फ़ायदा निकालने के लिए उन लोगों को शोषण करना, ये चीज़ है गन बोट पॉलिसी। डरा धमका के
काम अदा करना। द नेशंस ब्रेकिंग, पूरा नेशन जो है वो टूट रहा है, जियोग्राफिकली भी टूट रहा है और इडियोलॉजिकली भी टूट रहा है, एक इमोशनल तौर पे टूट रहा है, कोई यूनिटी नहीं है, ठीक है। द डिजास्टर ऑफ द कुओमिंटन, ये रेफरेंस है कि 1949 में जब चाइना में जनरल इलेक्शन मतलब संगठित हुआ था, तो उस दौरान चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी जो था वो कम्युनिस्ट के सामने ध्वस्त हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज नेशनल पार्टी को हरा दिया था और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मतलब एक डिबेट क्रिएट किया था, या काफ़ी एक मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट या हिस्ट्री टर्निंग मोमेंट माना जाता है इसको, ठीक है ना। The new people took him into cells, discussions, exciting oratory, give him a cause. तो न्यू पीपल यानी कम्युनिस्ट, जैसे ही चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी को हरा करके कम्युनिस्ट पार्टी जीत गया तो चारों तरफ एक नया कम्युनिज्म का एक लहर बह गया, ठीक है। नया आइडियोलॉजी, नया चीज़, जैसे नया नया कोई चीज़ ट्रेंड में आता है तो कैसे सब कोई बहुत एक्साइटेड रहता है, काफ़ी कंफ्यूज भी रहता है, काफ़ी नया नया सा सब कुछ लगता है, तो वैसे ही सेम हुआ। तो न्यू पीपल यानी वही कम्युनिस्ट जो रिवोल्यूशनरी थे वो इनको लेके गए, टैन जिंगक्वी को लेके गए सेल्स यानी जो भी सीक्रेट ग्रुप्स है जहाँ पे ये सब कम्युनिस्ट आइडियाज डिस्कशन होते थे, डिस्कशंस, एक्साइटिंग ओरेटरी, मतलब उनको भी इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में शामिल कर दिया गया कि आप इतने ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आप भी हम लोग को आइडियोलॉजी में आओ और आप कॉमन आदमी को समझाओ, आपको बात करना आता है, आपको कन्विंस करना आता है, तो आप समझाओ सब कोई को, आप इनकरेज करो। तो वो भी वहीं करने लगे, स्पीचेस देने लगे, डिस्कशंस करने लगे, सीक्रेट मीटिंग में बैठने लगे। गिव हिम अ कॉज, उनको एक कारण दे दिया गया, उनको एक पर्पस दे दिया गया, क्या कि यही जो रिवोल्यूशनरी तरीका है, ये जो कम्युनिस्ट तरीका है, यही सही तरीका है, इसी में आपको अपना ज़िंदगी का फोर्स को, अपने ज़िंदगी का जो मकसद है इसी तरफ आपको डेडिकेट करना चाहिए। उनको मतलब ब्रेन वॉश कर दिया गया। वर्क क्वाइटली, मल्टीप्लाई द सेल्स, प्रिपेयर फॉर द ब्लूम ऑफ 100 फ्लावर्स। तो चुपचाप से काम करो, ज़्यादा कुछ ताम झाम करने का दरकार नहीं, ज़्यादा किसी को बताने का दरकार नहीं, साइलेंटली सीक्रेटली काम करो। मल्टीप्लाई द सेल्स यानी मेंबर बढ़ाओ। कम्युनिस्ट ये जो नया आइडियोलॉजी है तो इस पार्टी में और ज़्यादा मेंबर लाओ, ठीक है, सीक्रेटली लाओ लेकिन और ज़्यादा मेंबर लाओ, इसको फैलाओ और ज़्यादा। प्रिपेयर फॉर द ब्लूम ऑफ 100 फ्लावर्स, ये एक फिर से रेफरेंस है 100 फ्लावर कैंपेन का। ये कैंपेन किसने लॉन्च किया था? माओ जेडोंग ने, ठीक है, चाइनीज़ जो लीडर थे उन्होंने, ठीक है। 1956 से 57 तक इसका ये कैंपेन था। इस कैंपेन का मकसद क्या था कि फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देना। लेकिन इसका ट्रेजेडी क्या था कि कुछ दिन तो ये चला, ये सब रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन किए गए, ये आइडियोलॉजी को मेंटेन किया गया, बट कुछ दिन बाद जैसे का तैसा हो गया, यानी फ्री स्पीच को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उल्टा उन्हीं के द्वारा दबाया गया और अथॉरिटेरियन एक सरकार चलाया गया। द फ्लावर्स केम फास्ट विदरेड टू, वही बताया गया है कि फूल तो आए लेकिन बहुत जल्दी सूख के झड़ भी गए, यानी वो आइडियोलॉजी जिसको प्रमोट किया जा रहा था वो बहुत जल्दी अपना भेष बदल लिया और अथॉरिटेरियन शोषण का रूप ले लिया। मेड कंस्पिक्यूअस बाय द प्रिंसिपल्स एंड द डिसिप्लिन ऑफ द ग्रुप एंड, तो मेड कंस्पिक्यूअस यानी बहुत क्लियर, बाय द प्रिंसिपल्स, तो जो प्रिंसिपल्स थे, जो आइडियोलॉजीज थे, जो माइंडसेट था उससे काफ़ी क्लियर थे वो टैन जिंगक्वी, एंड द डिसिप्लिन ऑफ द ग्रुप। और एक जो कम्युनिस्ट ग्रुप का जो डिसिप्लिन होता है कि कुछ डूज एंड डोंट्स रहते हैं कि अगर तुम रियल कम्युनिस्ट हो तो तुमको कुछ कुछ चीज़ फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, कुछ कुछ चीज़ से परहेज करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। तो ये सब डिसिप्लिन भी वो काफ़ी अवेयर थे इसके बारे और इनका प्रति काफ़ी जेन्युइन भी थे, मानते भी थे। ही थॉट टू स्टैंड हिज ग्राउंड, डिफाई द लॉ, वो सोचे थे कि नहीं, चाहे पूरा दुनिया जो चाहे करे, अपना ईमान बेचे, अपना साइड बेचे, अपना लॉयल्टी चेंज करे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, चाहे उसका वजह से मुझे कानून का तरफ से अत्याचार ही क्यों ना सहना पड़े, मैं अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में ही स्टिक रहूँगा, मैं अपने जो स्टैंड पॉइंट है उसमें खड़ा रहूँगा, उसमें अटल रहूँगा। रिएक्शनरीज ही सेड, उन्होंने क्या कहा, टैन जिंगक्वी ने क्या कहा कि जो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था चाइनीज़ का, जो कि दबा रहा था ये सब फ्री थॉट को, ठीक है, पहले उसी को इनकरेज किया, फिर बाद में जब देखा कि फ्री थॉट उनका नुकसान कर रहा है, उनका पॉलिटिकल जो एम्बिशन है उसमें रुकावट बन रहा है, तब उसी को कर्ब करने लगा, उसी को दबाने लगा। तो तब वो क्या बोले कि वो रिएक्शनरी है। रिएक्शनरी यानी जो प्रोग्रेशन का खिलाफ, जो मॉडर्निटी के खिलाफ, जो आधुनिकता के खिलाफ खड़े रहते हैं, ठीक है, उनको रिएक्शनरी कहा जाता है। तो उसको लगा तो जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है ये रिएक्शनरी है, तो इनका धमकी से दबना नहीं है,
अपना काम करते रहना है। एंड सो ही स्टूड इन द डॉक। अच्छा, स्टूड इन द डॉक ये एक रेफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि ट्रायल पे शामिल होना, यानी उनका विचार किया गया, उनको अदालत में खींच के लाया गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज नेशन के नज़र में वो एक देशद्रोही थे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि नेशन का मर्जी का खिलाफ वो काम कर रहे थे, इसलिए उनको ट्रायल पे लाया गया। मैनी डॉक्यूमेंट्स वेर रेड, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट पढ़ के सुनाया गया। डॉक्यूमेंट मतलब वही कि क्या क्या उन्होंने किया है, उनका खिलाफ क्या क्या मतलब कंप्लेंट्स है, ये सब पढ़ के सुनाया गया। दोज हु प्लान द डेमोन्स्ट्रेशंस अलॉटेड टास्क हैड रन टू फाइंड अनदर डे। और जितना, और चलो ये जो टेंजिंग हुई थे ये तो हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं थे, इनको कुछ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो थे अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए इनको इनकरेज किए थे। तो जो पॉलिटिकल लीडर इनको मतलब पॉलिटिक्स का फील्ड में लाए थे, वो क्या किए, वो दौड़ गए, भाग गए, क्योंकि दूसरे उनको काम था, दूसरा दिन उनको और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम था, कुछ और डेमोन्स्ट्रेशन लिखने का, कुछ और टास्क देने का। ठीक जैसे उन्होंने टेंजिंग क्वी को डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, मतलब क्या कि अपना रिलीजन बोल रहे, पॉलिटिकल जो एम्बिशन है उसका, पॉलिटिकल आइडिया का, इडियोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, उसके बारे समझाया था, उसके बारे इनकरेज किया था। ठीक वैसे अचानक जिस दिन टेंजिंग क्वी का मतलब प्रॉब्लम आ गया, क्राइसिस आ गया, जब उनको खड़ा होना चाहिए था, उनके लीडर्स को टेंजिन क्यू के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसी दिन वो लोग अपना सुविधा देख के भाग गए। ठीक है, इसको छोड़ दिए और क्या एलिबाई देके गए, क्या एक उसका वजूहत देके गए कि नहीं हम लोग डरपोक नहीं है, हम लोग भाग नहीं रहे, बस हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, तुम तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, हम लोग के पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। चलो एक आदमी अगर बलिदान दे जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो रिवोल्यूशन है, ये जो मूवमेंट है, ये तो रुक नहीं सकता ना, तो हम लोग को मूवमेंट तो कंटिन्यू करना है, नया आदमी ढूंढना है, तो हम लोग उसमें व्यस्त है। सॉरी, तुम्हारा जैसे छोटा मोटा आदमी का वैल्यू हम लोग के पास नहीं, इसलिए हम आ नहीं सकते। तो ये वो अपना पीठ बचाना है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कितने जो ये मतलब ऊंचे लेवल में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये एक्चुअली में खुद कितने हिपोक्रेट होते हैं। अपना पॉलिटिकल इडियोलॉजी जो ये मॉब को प्रचार करते हैं, दरकार पड़ने पे वही इडियोलॉजी को सबसे पहले छोड़ने वाले भी ये लोग खुद ही होते हैं। तो कितना खोखला इनका विश्वास है, कितना खोखला इनका माइंडसेट है। बस ये लोग अपने स्वार्थ को छोड़ करके और कुछ नहीं समझते हैं। ओके, couldn't be spared when needed to arrange more demonstrations। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इनको तो मतलब स्पेयर नहीं किया जा सका, इनको छोड़ा नहीं जा सका, इनके पास उतना टाइम नहीं रहा, क्योंकि इनको और भी अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज करने थे, और भी ऐसे ऐसे नॉर्मल आदमी ढूंढने थे। ठीक है ना, बकरा बना, बलि का बकरा बनाने के लिए। इम्पर्सनली द वर्डिक्ट वाज एक्साइल टू द मदरलैंड। और द वर्डिक्ट यानी जो विचार का राय आया, जो सिद्धांत हुआ, वो क्या था? एग्जाइल टू द मदरलैंड, की मातृभूमि में अब तुम चल जाओ, वहीं पे तुमको निर्वासन, वहीं पे देश निकाला, वहीं पे बहिष्कार तुमको किया जा रहा। मदरलैंड यानी वो चाइनीज ओरिजिन के थे, तो चाइना में उनको एग्जाइल दे दिया गया 1963 में। ठीक है, ट्रायल हुआ तो उसी में उनको दोषी साब्यस्त करके एग्जाइल दे दिया गया। अ न्यू रियलिटी, ये उनके लिए एकदम एक नया रियलिटी था। नया रियलिटी क्यों था? क्योंकि वो कभी समझ नहीं पाए थे कि जिस चीज़ के वजह से उन्होंने इतना संग्राम किया, ठीक है, जो कम्युनिज्म की वजह से, जो आइडियोलॉजी की वजह से उन्होंने इतना संग्राम किया, आखिर में उसी आइडियोलॉजी की वजह से ही उनको इतना बड़ा एक सज़ा मिला। तो ये, और ये पॉलिटिकल लीडर्स जिनके वजह से उन्होंने इस फील्ड में आए थे, उनका इतना बड़ा हिपोक्रेसी, ये उनके लिए थोड़ा सा नया चीज़ लगा। और नया रियलिटी है, और भी क्या है कि ये जो नया, वो चाइना में गए तो अपना जगह छोड़ के, अपना सिंगापुर को छोड़ के, अपना चार तरफ का आदमियों को छोड़ करके एक नया जगह में जाना, एक नए परिवेश में जाना, नए आदमियों के बीच जाना, और सबसे बड़ा बात है एक नया माइंडसेट के साथ खुद को कोप अप करना, ये बहुत मुश्किल है। तो इतना सब कुछ नया, जैसे लगा कि पूरा रियलिटी, पूरा दुनिया ही उनके लिए बदल गया है, नया हो गया है। ठीक है, अ न्यू रियलिटी। ही स्टूड पेल, नॉट ब्रेव, नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स। वो खड़े थे, उनका चेहरे का रंग उड़ गया था, वो साहसी देखने के लिए नहीं लग रहे थे। अच्छा, यहाँ साहसी का इस्तेमाल क्यों किया क्या? क्योंकि जनरली जो मतलब आइडियल पॉलिटिकल हीरो होते हैं, हार्डकोर पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि ऐसा वो लोग मानसिक तौर से प्रस्तुत रहेंगे कि उनको अपना पॉलिटिकल इडियोलॉजी में, पॉलिटिकल मूवमेंट में अगर सक्सेसफुल होना है तो ऐसा छोटा मोटा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, इसमें वो लोग सहम नहीं जाएंगे, डर नहीं जाएंगे। लेकिन ये टेंजिंग क्वी, ये इनके चेहरे का रंग उड़ गया था, ये डर गए थे। इसी से पता चला कि ये हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं थे, ये जस्ट लेमैन थे। जैसा होता है कि मतलब
ऊपर हाई लेवल में तो टॉप में 2-3 लोग ही रहते हैं जो पूरा देश को या पूरा एक तरीके के कौम को अपने बातों से, गरम गरम बातों से पहले गरमा देते हैं, इनकरेज कर देते हैं, फिर फ़ायदा देख के अपने कट जाते हैं और उनको बलिदान देना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही ये भी सिचुएशन का शिकार बन गए, नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए ये तो कभी नहीं बने थे। ही वॉज टू मच ऑफ अ जेंटलमैन टू बी अ पॉलिटिशियन, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ही पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा शिकार बनना पड़ा। तो ये है पूरा पोएम, आशा करते समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, पोएट्री, प्रोज, थियरी, क्रिटिसिज्म, एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट, हम लोग बिल्कुल उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे